हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं माई क्लास का लेक्चर नंबर 26, जिसमें हम पढ़ेंगे कंट्रोल इंस्ट्रक्शन इस सी लैंग्वेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करने के हमारे पास कितने तरीके थे? 4 टाइप्स के होते हैं कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, जिसमें से सबसे पहले अभी हम पढ़ रहे हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन को। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन वे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनसे आप क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं? कुल मिला के हैं 3 तरीके। पहला तरीका होता है इफ़ स्टेटमेंट का यूज करके, दूसरा तरीका होता है आपका इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके, तीसरा तरीका होता है आपका कंडीशनल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इफ को पढ़ा था, उसके बाद हमने इफ एल्स भी देख लिया है। आज उसी के कंटिन्यूशन में हम लोग देखने वाले हैं कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। तो देखिए, नेस्टेड का मतलब सीधा सा ये होता है कि अगर किसी इफ ब्लॉक के अंदर, यानी इफ का ब्लॉक कैसे होता है, इफ आप लिखते हैं, कुछ कंडीशन लिखते हैं, उसके अंदर क्या होता है, कुछ आप लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं, तो वो क्या होता है, आपका ब्लॉक होता है जो कि कर्ली ब्रैकेट से कवर होता है। उसके अंदर अगर दोबारा हम इफ लिखते हैं या दोबारा पूरा का पूरा इफ एल्स स्टेटमेंट लिख देते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेस्टिंग कर रहे हैं इफ एल्स की। तो यानी किसी ब्लॉक के अंदर, चाहे वो इल्स का ब्लॉक होगा चाहे इफ का ब्लॉक होगा, दोबारा इफ लिखना या पूरा का पूरा इफ एल्स लिख देना क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ एल्स कहलाता है। तो नेस्टेड इफ एल्स आज हम देखने वाले हैं, इसका यूसेज भी देखेंगे। लेकिन नेस्टेड इफ एल्स को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, इफ और इफ एल्स ये 2 स्टेटमेंट आपको आने चाहिए। तभी अगर आपने इफ और इफ एल्स ये दोनों स्टेटमेंट्स के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले इफ और इफ एल्स ये दोनों स्टेटमेंट का यूज और सी लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट करना आपको आना चाहिए, तभी आपको नेस्टेड इफ एल्स का मतलब समझ में आएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपने इफ और इफ एल्स ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ रखे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या होता है। तो एक बार मैं दोबारा रिकॉल करा देता हूँ, हम लोग अगर इफ का यूज करते थे कैसे करते थे, हम लोग देखते थे इफ के बाद क्या करते थे, यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखते थे। ठीक है, इफ की अपनी कोई कंडीशन होती है। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ लाइंस ऑफ स्टेटमेंट आप लोग लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाइंस ऑफ स्टेटमेंट में कुछ आप जो भी इंस्ट्रक्शन आपको चाहिए कि ट्रू होने पे कंडीशन वो चलनी चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख देते थे। उसके बाद क्या करते थे, यहाँ पे इल्स इसके साथ ऐड करते थे। ठीक है, और इल्स की भी क्या होती है, अपनी तो कोई कंडीशन होती नहीं लेकिन बॉडी जरूर होती है। तो इल्स की भी क्या होती है, आपकी एक बॉडी बना सकते हैं। इसके अंदर भी क्या होंगे, कुछ लाइंस ऑफ स्टेटमेंट होंगे जो कि कंडीशन फॉल्स होने पे चलने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर इस ब्लॉक के अंदर, इस ब्लॉक है ना इफ का, अगर मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ इफ, ठीक है, और इसकी भी अपनी कोई कंडीशन होगी ना, ठीक है, इसकी अपनी कोई कंडीशन होगी। उसके बाद इसका क्या बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, नेस्टिंग हो गई। देखिए, एक इफ के अंदर, ब्लॉक के अंदर दोबारा हमने इफ लिखा, उसकी कंडीशन लिखी, बॉडी बनाई, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका नेस्टिंग हो गया। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि इल्स में भी कुछ लाइंस ऑफ स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, तो हम लिख सकते हैं इफ को दोबारा। यहाँ पे कुछ कंडीशन होगी, इसकी भी क्या होगी, कोई ना कोई कंडीशन होगी अपनी, और इसका भी क्या होगा, कुछ बॉडी होगी। ठीक है, तो देखिए इफ के अंदर, ठीक है, इस पहले वाले इफ के अंदर हमने क्या किया है, इस ब्लॉक के अंदर दोबारा इफ को इम्प्लीमेंट किया है। फिर इल्स वाले में देखिए, फिर से हमने क्या किया है, इफ को इम्प्लीमेंट किया है। तो ये जो हम दोबारा इफ लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं नेस्टिंग करना। अब ये क्या हो गया, आपका नेस्टिंग हो गई। तो अगर ऐसा आप कुछ लिखते हैं तो नेस्टिंग है। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं कि पूरा का पूरा आप इल्स भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इल्स लिखा, इल्स की कोई अपनी बॉडी होगी, तो ये आपका इफ इल्स हो गया। ठीक है,
और चाहें तो यहाँ भी आप ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यहाँ भी पूरा का पूरा आप इल्स वाला भी पार्ट लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा, आप नेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, नेस्टिंग हुई। यानी ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट अगर यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे, इससे कितना माना जाएगा, एक एक्शन स्टेटमेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, एक, देखिए इफ है और उसके बाद ये आपका इल्स वाला पार्ट है। लॉजिकली क्या मानेंगे इसको, एक ही मानेंगे, एक्शन स्टेटमेंट आपका लगा हुआ है। अच्छा, कुछ रूल सुनिए। ये जो इफ का ब्लॉक बना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ये इफ का ब्लॉक है, इसके अंदर कंट्रोल तब आएगा जब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। यानी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर आएंगे और इसके अंदर आने के बाद ये वाला इफ एल्स आपका चलेगा। यानी इस इफ एल्स के चलने के लिए जरूरी क्या है, ये कंडीशन ट्रू होना। तो ये इफ एल्स तभी चलेगा जब आपका ये वाला इफ क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी। अगर ये आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर इसके अंदर कंट्रोल आएगा नहीं, तो अंदर वाला इफ एल्स आपका नहीं चलेगा। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कहाँ पे जाएगा, इल्स वाले पार्ट में जाएगा, और इल्स वाले पार्ट में फिर इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो आपका इफ एल्स वाला स्टेटमेंट रन कर जाएगा, फिर वो चलेगा। लेकिन इसमें यहाँ पे कंडीशन ट्रू होने का मतलब, फॉल्स होने का मतलब आप यहाँ पे समझ लीजिएगा कि कंडीशन ट्रू हुई तो इल्स के अंदर का क्या होगा, आपका ये वाला पार्ट नहीं चलेगा, और कंडीशन अगर फॉल्स हुई तभी वाला चलेगा। तो मतलब या तो इल्स वाला में जो इफ एल्स आपने इम्प्लीमेंट किया वो चलेगा, या तो इफ का जो अंदर आपने इफ एल्स को इम्प्लीमेंट किया है ये वाला चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मान लीजिए कंडीशन फॉल्स हो जाए तब भी ये आपका चलेगा, तब ये नहीं चलेगा। ठीक है, तब ये नहीं चलने वाला है। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी ये बॉडी है और इसके बॉडी के अंदर कंट्रोल तभी आएगा जब ऊपर वाला कंडीशन आपकी ट्रू होती है। जैसे हमने पिछले देखा था ना कि कंडीशन ट्रू होती है तभी इस बॉडी के अंदर आता है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कहाँ जाएगा, तो इल्स वाले में चला जाएगा, फिर इल्स वाला चलेगा। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं, चाहे तो आप इफ में लिखें और इल्स में ना लिखें। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं कहता हूँ कि आपने क्या किया है कि यहाँ पे इफ में इम्प्लीमेंट कर दिया है, नेस्टेड किया है, पर इल्स वाले में नहीं किया है। और अगर आप चाहें तो इल्स वाले में लिखें और क्या करें, इफ वाले में भी ना लिखें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो दोनों में लिख सकते हैं जैसे आपने बताया। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इफ एल्स इम्प्लीमेंट करने का ये तरीका होता है, यानी कुछ इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर दोबारा आप यहाँ पे इफ एल्स लिख सकते हैं, लेकिन चलेगा कब उसके अंदर का इफ एल्स, जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक के अंदर जो कुछ आपने इफ एल्स वाला पार्ट लिखा होगा वो चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी फिर इल्स वाले अंदर जो आपने इफ एल्स लिखा है वो आपका चलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि इफ एल्स कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इफ होगी, इफ की कुछ कंडीशन है, उसके अंदर इल्स वाले पार्ट आपने लगाया है। ठीक है, फिर आप चाहते हैं तो इल्स के अंदर भी क्या कर सकते हैं, इफ लिखेंगे, फिर इस इफ की कोई कंडीशन होगी, फिर एल्स लिख सकते हैं, और इसकी अपनी कोई बॉडी होगी। तो ये होता है इफ एल्स का स्टेटमेंट। लॉजिकली अगर आप देखेंगे तो ये इफ एल्स क्या है, अपना पूरा का पूरा एक ही एक्शन स्टेटमेंट माना जाएगा। कंडीशन ट्रू हुई, इसके अंदर आ जाएगा कंट्रोल, और इसके अंदर का इफ एल्स जो आपने लिखा है वो चल जाएगा। चलने का मतलब इसकी कंडीशन फिर अंदर वाली की चेक होगी, सही होगा तो ये ब्लॉक चलेगा, फाल्स होगा तो ये ब्लॉक चलेगा। अगर ऊपर कंडीशन फाल्स हो गई तो फिर यहाँ पे तो आना ही नहीं है, कंट्रोल आएगा नहीं, डायरेक्ट कहाँ पे जंप कर जाएगा, एल्स वाले में। फिर एल्स वाले के अंदर आएगा ब्लॉक के अंदर। अब इस ब्लॉक के अंदर सबसे पहले इसको मिलेगा इफ़, तो क्या करेगा, इफ़ अपनी कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हुई तो इफ़ का ब्लॉक चल जाएगा, नहीं तो आपका एल्स वाला ब्लॉक चल जाएगा। अच्छा, एक बात और, इसके अंदर आप चाहते हैं तो दोबारा भी इफ़ की कंडीशन लिख सकते हैं। ठीक है, दोबारा भी क्या कर सकते हैं, कोई कंडीशन लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। तो यानी एक इफ़ ब्लॉक के अंदर दोबारा क्या कर सकते हैं आप, इफ़ एल्स को इम्प्लीमेंट करना, लिखना, क्या कहलाता है, नेस्टिंग कहलाता है। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जिससे आपको समझ में आ जाए। तो हम बेसिकली चाहते हैं कि हम 3 नंबर इंटर कराएं और तीनों नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको चाहते हैं कि प्रिंट करें। तो सबसे पहले, ठीक है, मेन फंक्शन बनाते हैं।
मेन फंक्शन बनाने के बाद मुझे 3 वेरिएबल्स रिक्वायरमेंट होगा। तो वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ ए, बी और सी। 3 वेरिएबल्स हमारे पास होंगे। कंसोल स्क्रीन क्लियर करने के लिए हम लोग एक फंक्शन कॉल करते हैं क्लियर स्क्रीन। उसके बाद मैं मैसेज यहाँ पे देना चाहता हूँ कि यूज़र ताकि मैसेज देख के समझ पाए क्या काम करना है। मैं यूज़र से कहता हूँ कि इंटर 3 नंबर। तो यूज़र क्या करेगा, 3 नंबर यहाँ पर इंटर करेगा। ठीक है, जैसे 3 नंबर इंटर करेगा। अच्छा, 3 नंबर जब इंटर करेगा यूज़र, उसको मुझे पहुँचाना है ABC में। तो नंबर इंटर करवाने के लिए क्या करना है, मुझे स्कैनअप कॉल करना है। %d 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 3 बार आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो 3 डेसिमल नंबर हमारे इंटीजर आ जाएंगे। सबसे पहले रखता हूँ ए में, फिर मैं रखता हूँ बी में और फिर मैं रखता हूँ सी में। ठीक है, तीनों नंबर आ जाएंगे। अब तीनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एक बेसिक प्रोग्राम देखिए। जैसे कि मैं कहता हूँ, इफ़ का हमने पढ़ा है तो हमने लिखा इफ़ अगर ए ग्रेटर देन बी है एंड ए बड़ा है आपका बी से, तो बड़ा हो गया। ठीक है, ए जो है वो बी से बड़ा हो जाता है, और ए अगर बड़ा है आपका सी से। ठीक है, ध्यान से देखिए, ए बड़ा है किससे, बी से, एंड ऑपरेटर आपने लगा दिया, ए बड़ा है सी से। तो मैं कहता हूँ कि प्रिंट कर दो। ठीक है, प्रिंट ऑफ लगाते हैं और प्रिंट कर देते हैं %d और ए की वैल्यू। ठीक है, अच्छा, ए अगर बड़ा नहीं होगा तो ये प्रिंट अप तो नहीं चलेगा। तो फिर हम दोबारा इफ लिखते हैं और मैं कहता हूँ कि बी, ठीक है, बड़ा है ए से एंड फिर बड़ा और किससे होना चाहिए, बी बड़ा है आपका सी से भी। तो क्या होना चाहिए, प्रिंट हो जाना चाहिए बी। ठीक है, मैं न्यू लाइन लगा रहा हूँ ताकि आंसर नई लाइन पे है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, बी की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं। अच्छा, अगर बी भी बड़ा नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, सी बड़ा होगा। फिर मुझे चेक करना तो पड़ेगा ना, तो मैं लिखूंगा इफ सी बड़ा है ए से एंड सी बड़ा है आपका डी से। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं कह रहा हूँ सी बड़ा है ए से एंड सी बड़ा है डी से भी। तो प्रिंट करा दो क्या, प्रिंट करा दो आप डी की जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, सी की जो वैल्यू होगी। अच्छा, ध्यान से यहाँ पे गलती होगी। ठीक है, मुझे बी लिखना है। ठीक है, डी नहीं है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करा देते हैं हम लोग, सी की जो कुछ वैल्यू होगी। और लास्ट में गेट सी एच। ठीक है, एक बार रन करके देखें। देखिए प्रोग्राम सक्सेस है। अब देखिए, देखने में प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं लगी। ठीक है, देखने में प्रोग्राम सही है कि अगर ए आपका बी से भी बड़ा होगा और सी से भी बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, ए बड़ा हो तो ए प्रिंट हो जाएगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये कंडीशन आपकी चलने वाली है कि बी बड़ा है ए से या बी बड़ा है सी से, तो बी प्रिंट हो जाएगा। नहीं तो फिर ये वाली कंडीशन चेक करते हैं, अगर सी बड़ा होगा ए से या सी बड़ा होगा बी से तो क्या हो जाएगा, सी प्रिंट हो जाएगा। एक बार प्रोग्राम रन करके बताते हैं आपको। आप लोग देखिएगा, जैसे मैं लिखता हूँ 8 55 66, तो 66 आपका देखिए आंसर आ रहा है नीचे। तो इस प्रोग्राम में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं नज़र आ रही है। देखने में आपको लग रहा है कि प्रोग्राम एकदम सही है। ठीक है, 55 96, देखिए 96 आ रहा है। लेकिन इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इसमें कि कौन सी प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम्स हैं और उन्हीं 2 प्रॉब्लम्स को हम पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बड़ी प्रॉब्लम क्या है
कि सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, अगर आप समझ पा रहे हैं, कि अगर किसी कंडीशन में यूजर ने, ध्यान सुनिए मेरी बात, अगर किसी कंडीशन में यूजर ने ए बी और सी की वैल्यू सेम टाइप कर दी, मतलब जैसे 5 टाइप कर दी, 5 टाइप कर दी, 5, यानी ए बी और सी तीनों की वैल्यू 5 टाइप कर दी, तो क्या होगा? तो यहाँ पे तीनों ही प्रिंटफ आपके नहीं चलेंगे। नहीं चलेंगे मतलब, चलिए पहले मैं आपको दिखा देता हूँ रन करके। देखिए, मैंने एंटर किया 5, फिर से एंटर किया 5, फिर से एंटर किया 5। देखिए अभी कुछ नहीं प्रिंट हुआ, तीनों इक्वल नंबर आ गए, तो कुछ भी प्रिंट आउट नहीं हुआ। तो ये एक पहली प्रॉब्लम। ठीक है, पहली प्रॉब्लम की समझ में आ रही है सबको? अच्छा, मैं बता देता हूँ कि जैसे तीनों की वैल्यू 5 होगी तो ये कंडीशन फेल्स हो जाएगी। आप कहेंगे ए ग्रेटर देन बी, तो 5 बड़ा है 5 से, आप कहेंगे नहीं, तो अगली कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप कहते हैं सभी में 5 रखा हुआ है, तो 5 ग्रेटर देन 5, ये भी गलत हो गया, तो अगली कंडीशन चेक करने की जरूरत है। फिर यहाँ पे चेक करेंगे 5 ग्रेटर देन 5, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे हो रही फॉल्स, इसलिए यहाँ पे देखिए कोई प्रिंटअप नहीं चल रहा है। ये एक प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम पकड़ में आ रही सबको? पहली प्रॉब्लम ये पकड़ में आ रही है, अगर तीनों की जो वैल्यू है वो सेम आपने टाइप कर दी, इंटर कर दी, तो यहाँ पे जो उसका आंसर आना है वो एक भी प्रिंटअप नहीं चलने वाला। तो ये पहली प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे एफर्ट्स भी ज़्यादा लग रहे हैं। यानी ये कोई मैटर नहीं करता है कि पहली कंडीशन ट्रू हो जाए, यानी पहली कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पे, ये वाली कंडीशन, तो पहला प्रिंटअप चल जाएगा। लेकिन बाद में फालतू में हम ये वाली कंडीशन भी चेक करें, ये वाली कंडीशन चेक करें। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ मेन पे आए, क्लियर स्क्रीन, इंटर नंबर किया। अब यहाँ पे 3 नंबर इंटर कर रहा हूँ, जैसे 8, 5, 3। अब मुझको पता है कि पहली कंडीशन हो जाएगी ट्रू। क्यों? क्योंकि 8 किस में गया है? ए में। 8 बड़ा है बी से भी, और 8 बड़ा है सी, तो पहली कंडीशन ट्रू हो गई। अब पहली कंडीशन ट्रू हो गई, इससे कोई मतलब नहीं है, बाकी की कंडीशन फिर भी चेक होनी ही होनी है। देखिए आप ध्यान से, ये तो प्रिंट हो गया, यानी अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई, ए बड़ा है, तो फिर बी और सी बड़ा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। लेकिन फिर भी देखिए कंप्यूटर यहाँ पे इसको चेक करेगा, कंडीशन फेल है, फिर इसको भी चेक करेगा। यानी यहाँ पे कोई भी कंडीशन, तीनों कंडीशन चेक होनी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहली कंडीशन ट्रू हो जाए या दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाए या तीसरी कंडीशन। कुल मिला के यहाँ पे ये हो रहा है कि तीनों की तीनों कंडीशन चेक हो रही है। इसलिए कंप्यूटर्स को क्या कर रहे हैं, एफर्ट्स फालतू का लगाना पड़ रहा है। क्योंकि मुझको पता है अगर पहला ए आपका बड़ा हो चुका है, ठीक है, अगर पहला ए बड़ा हो चुका है, प्रिंट हो चुका है, तो ना तो बी बड़ा हो सकता है, ना तो सी बड़ा हो सकता है। लेकिन फालतू में हमने चेकिंग कर रहे हैं, तो चेकिंग कितनी बार हो रही? 3 बार, तो चेकिंग ज़्यादा हो रही है। तो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं, समझ में आ रही ना? कि अगर मैं दोबारा यहाँ पे करता हूँ, फिर देखिए आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फालतू में चेकिंग हो रही है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो लाइन्स हैं ये क्या है, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। यानी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं, अपनी अपनी कंडीशन चेक करेंगी और हर कीमत पे चेक करेंगी। चाहे पहला आपका ट्रू हो जाए, ये चल जाए, चाहे दूसरा वाला ट्रू हो जाए, कुल मिला के चेकिंग तीनों की होनी ही होनी है, चाहे जो नंबर आप एंटर करेंगे। तो 2 बातें हमको समझ में आ रही हैं, 2 प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ, इस प्रोग्राम के साथ। पहली प्रॉब्लम ये है कि अगर तीनों नंबर सेम एंटर हो जाएंगे, इक्वल, तो तीनों प्रिंटअप नहीं चलेंगे। हम ऐसा नहीं चाहते थे, कम से कम एक प्रिंटअप तो चले। और दूसरा क्या हो रहा है, एफर्ट ज़्यादा लगे हैं। एफर्ट ज़्यादा का मतलब अगर पहला प्रिंटअप चल गया है और कंडीशन एक वाली ट्रू हो गई, तो फालतू में बार बार चेकिंग करके हम कंप्यूटर का क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है यहाँ पे। तो पहली प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? देखिए पहली प्रॉब्लम क्या थी कि, देखिए दोबारा मैं बताता हूँ कि अगर हमने इंटर कर दिया 5, 5, 5, तो रिजल्ट आ गया कुछ नहीं, यानी तीनों कंडीशन हो गई फॉल्स, जबकि हम चाहते थे एक प्रिंटअप चले। तो अब कुछ लोग यहाँ पे, इसका सलूशन क्या है कि एक आध प्रिंटअप कम से कम चले। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे इक्वल लगा देते हैं, ठीक है, एक तरीके से सही है, आप लगा सकते हैं।
लेकिन इसको लगाने के बाद भी एक प्रॉब्लम है, उसको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं लगा देता हूँ। अब इसको लगाने के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू ये आपने सोचा लगा दिए। लगाने के बाद एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि अगर नंबर यहाँ पे ऐसे एंटर करते हैं, ठीक है, अलग अलग, तो कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ऐसे एंटर किया होगा 7, ठीक है, 5 5, लेकिन 7 इज बिगर, अभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी सूरत में अगर फिर से आपने टाइप कर दिया क्या, तीनों नंबर इक्वल हो जाते हैं, उसके बाद देखिए तीनों प्रिंटअप चल जाएंगे। तो आप ऐसा भी नहीं चाहते थे कि तीनों प्रिंटअप चले, लेकिन तीनों चल गया, यानी तीनों बार क्या हो गई, आपकी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, ये भी ट्रू हो गई। इसलिए तीनों कंडीशन ट्रू होने का मतलब तीनों प्रिंटअप चल रहे हैं। तो आप ऐसा भी नहीं चाहते थे कि तीनों प्रिंटअप चले, ठीक है। अब तीनों प्रिंटअप चल रहे हैं, ये भी दिक्कत है, हम चाहते हैं एग्जैक्ट एक चले। तो अब यहाँ पे कुछ लोग ये सोचेंगे, ठीक है, कि क्या किया जाए। कि पहली कंडीशन ट्रू होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे बना देते हैं। पहली कंडीशन ट्रू होने के बाद यहाँ पे एक काम करते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे इफ लिखा है यहाँ पे लिख देते हैं एल्स, ठीक है। तो एल्स की अपनी कोई कंडीशन होती नहीं। अब ये प्रोग्राम देखिए, अगर आपने एल्स लिख दिया तो आपने एक और बहुत बड़ी गलती कर दी, ठीक है। अब जैसे ये प्रोग्राम में आप सोचेंगे कि एक ही वैल्यू अगर मान लीजिए इंटर होती है 5 7 6, ठीक है, अगर ऐसे इंटर होती है, तो अगर पहली कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, पहली कंडीशन ट्रू हो गई, यानी ए की वैल्यू अगर बड़ी हो गई तो ये वाला प्रिंटअप चल जाएगा, ये वाला प्रिंटअप चलेगा ना। और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर पहली वैल्यू आपने बड़ी इंटर नहीं की, देखिए ध्यान से, अगर मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू इंटर की 5, ठीक है, और उसके बाद इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 9, तो देखिए आंसर 9 आएगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी पहली वैल्यू अगर छोटी होती तो, पहली वैल्यू एक छोटे होने का मतलब ये कंडीशन नहीं चल रही है। दोबारा देखिए, यहाँ पे मैं अगर पहली वैल्यू छोटी इंटर करता हूँ, उसके बाद 9 इंटर करता हूँ, उसके बाद 10 इंटर करता हूँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस टाइम पहली वैल्यू बड़ी होगी उस समय आपको प्रॉब्लम महसूस होगी। जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे 9 6 3, अब की बार देखिए 9 भी प्रिंट हो रहा है और 3 प्रिंट हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। देखिए अगर पहली कंडीशन यहाँ पे हो जाती है ट्रू, तो ट्रू होने के बाद क्या होगा, ये आपका प्रिंटअप चल जाना है, ठीक है, ये प्रिंटअप आपका चल जाएगा। फिर लॉजिकली आप देखेंगे तो ये इफ और ये इल्स एक स्टेटमेंट है, यानी इफ से लेकर इल्स तक ये आपका क्या है, एक आपका एक्शन स्टेटमेंट है। तो पहला आपका फेल्स हो जा रहा था, यानी पहली वैल्यू छोट हो जाएगी तो ये नहीं चलता था, लेकिन ये इफ इल्स आपका हमेशा चलता था, ये इफ इल्स आपका हमेशा चलेगा। देखिए अब पहली कंडीशन अगर यहाँ पे ट्रू हुई तो ए की वैल्यू ट्रू हो गई, यानी यहाँ पे वो प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे इफ में आएंगे तो इसको कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या बी की वैल्यू ए से आपकी बड़ी है और बी की वैल्यू सी से बड़ी है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, आपकी फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन क्या हो जाएगी, आपकी फॉल्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे ए की वैल्यू बड़ी है, ठीक है, बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन तो फॉल्स होनी है, क्योंकि बी तो आपका क्या होता है, ए से आपका बड़ा नहीं हो सकता है, कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या करेंगे, तो ये प्रिंटअप ना चल के इल्स वाला प्रिंटर चलेगा, ये इस बात की तो गारंटी है। यानी इफ और इल्स में एक तो चलता है, इस बात की गारंटी है, अगर ये नहीं चला तो ये वाला चलना है। तो ये प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है, ये प्रॉब्लम है कि अगर पहली कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तो चलो ठीक है, ये तो प्रिंट होना ही नहीं है। लेकिन अगर कंडीशन यानी ए की वैल्यू छोटी है, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल में देखा, अगर ए की वैल्यू छोटी इंटर की तो क्या हो जाएगा, ये तो नहीं चलना, लेकिन ए की वैल्यू अगर जब बड़ी होगी तो ये कंडीशन ट्रू होनी ही होनी है, उसके बाद ये वाला आपका चलना ही चलना है।
समझ में आई बात? तो जैसे मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, हमने ऐसा लिखा, इंटर किया, पहला नंबर का 10, उसके बाद 5, उसके बाद 3। देखिए पहली कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो ए प्रिंट हो गया। अब दोबारा चेक करते हैं, ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी क्योंकि बी ए से तो बड़ा है नहीं, तो इसलिए इल्स में आ जाएंगे और इल्स में प्रिंट कर देंगे। उसके बाद गेट से देखिए 10 और 3 दोनों प्रिंट हो गए। तो ये प्रॉब्लम है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये आप गलत लिख रहे हैं। आपको क्या काम करना है, एक बनाते हैं इल्स का पार्ट, ठीक है, इल्स की बॉडी बनाते हैं और इस इल्स के अंदर इसको लिखते हैं। ठीक है, देखिए अब ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम जैसा चाहते थे, जो हम चाहते थे वो उसको तो पूरा कर रहा है, यानी एक ही प्रिंटअप अब चलेगा, कोई भी कंडीशन होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी मैंने यहाँ पे एंटर किया 10, 9, 6, देखिए 10 ही प्रिंट होगा। अगर दूसरी बड़ी वैल्यू होगी जैसे 4, 55, 3, तो 55 प्रिंट होगा। अगर तीसरी बड़ी वैल्यू को आप प्रिंट करेंगे 58, 63, 99, तो 99 प्रूफ। ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व है, ठीक है, ये प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो चुकी है। तो एक तरीके से आप देखिए यहाँ पे आप नेस्टिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इस इफ ब्लॉक, इल्स ब्लॉक के अंदर हम यहाँ से यहाँ तक नेस्टिंग कर रहे हैं, तो ये आपका नेस्टेड हो गया। एक तरीके से आपने नेस्टिंग कर दी, इस इल्स ब्लॉक के अंदर आपने यहाँ पे लिखा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, अब एक ही प्रिंटअप चलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ लॉजिकल दिक्कत है, लॉजिकली एरर है। अब क्या है, उसको लॉजिकली एरर को समझते हैं। देखिए ध्यान से, इस कंडीशन में आप आने के बाद कह रहे हैं कि ए बड़ा है बी से। अच्छा, अब एक बात और, अब यहाँ पे इसको लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसको लगाने की ज़रूरत आपकी नहीं होती है, तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हैं, लेस देन इक्वल टू, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चाहे तो आप चला के देखिए यहाँ पे, अगर मैं लिखता हूँ 5, 5, 5, तो 5 भी प्रिंट होने वाला, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे लॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या है, लॉजिकल प्रॉब्लम ये है कि कंप्यूटर्स का एफर्ट, जो हमने बताया था कि ज़्यादा बार जो क्या हो रहा है आपका कंपेयर हो रहा है, एफर्ट्स लग रहा है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब देखिए दूसरा, कि यहाँ पे हमने चेक किया ए ग्रेटर देन बी, और फिर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। अच्छा, ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से। अगर ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो ये प्रिंटअप चलेगा, फिर इल्स वाला पार्ट तो चलेगा नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो फॉल्स होने का मतलब क्या हो गया कि ए आपका छोटा था। अच्छा, फॉल्स होने का मतलब क्या हो गया, ए छोटा था, या तो बी से या तो सी से, किसी ना किसी एक से तो छोटा था। लेकिन हम फालतू का यहाँ पे अगर छोटा था तभी तो हम इल्स वाले पार्ट में आए हैं, अगर छोटा नहीं होता तो वहाँ पे चल जाता। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फालतू में दोबारा कंपेयर करा रहे हैं। ए अब क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है, वो तो आपका क्या हो गया, दौर से बाहर हो चुका है, यानी क्या हो चुका है, वो आपका बाहर हो चुका है। तो यानी अब हमारे पास क्या बचा है कि हम केवल कंपेयर करें कि क्या बी बड़ा है सी से। समझ में आ रही बात? हम यहाँ पे केवल ये चेक करें कि क्या बी बड़ा है सी से, क्योंकि ए अगर बड़ा होता तो वहीं पे कंडीशन चल के समाप्त हो जाती, एल्स में आती नहीं। एल्स में आने का मतलब कि ए छोटा था। अब हम देखते हैं बी बड़ा है कि सी, तो अगर बी बड़ा है तो बी को प्रिंट कर देते हैं, और नहीं तो सी को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये प्रोग्राम आपका एफर्ट सब थोड़ा कम हो गए। मैंने लिखा 5, 6, 9, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 56 आपका क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे एफर्ट्स आपके कम लग गए। तो ये अभी थोड़ा हम स्मार्टली प्रोग्राम लिख रहे हैं। अच्छा, थोड़ा और स्मार्टली लिख सकते हैं क्या, चलिए देखते हैं। तो हम क्या चाहते हैं, इसके लिए लॉजिक पहले देखते हैं। यहाँ पे देखिए कंपेयर अभी भी ज़्यादा हो रहा है। तो देखिए हमने एफ लगाया, फिर यहाँ पे भी चेक कर रहे हैं, यहाँ पे भी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ए और बी एक चलेगा, फिर ए और सी दूसरा चलेगा, फिर तीसरा एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। कुल मिला के 3 ऑपरेशन चल रहे हैं। तो हम इसको और स्मार्टली कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ लॉजिक क्या होगा।
तो लॉजिक ये है कि सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। ये क्या चेक करेंगे, हमारे पास कितने नंबर हैं। देखिए ध्यान से, हमारे पास पहला नंबर है ए, दूसरा नंबर है हमारे पास बी, और तीसरा नंबर हमारे पास क्या है, सी। 3 नंबर्स हैं। तो अगर मुझको तीनों को में से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं किसी दो को कंपेयर करके देखता हूँ। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, पहले किसी दो को कंपेयर करके देखता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी। अच्छा, ए ग्रेटर देन बी कंपेयर करने से हमको ये तो नहीं पता चलेगा एग्जैक्टली कि कौन सा नंबर बड़ा है, क्योंकि हमारे पास 3 नंबर हैं। अभी हमारे कंपेयर क्या किया है, केवल ए और बी किया है। तो अभी सी का तो नंबर ही नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ए और बी को कंपेयर करते हैं। एग्जैक्ट अभी ये नहीं पता चल रहा है कि कौन सा नंबर बड़ा है, लेकिन इसका यहाँ पे ट्रू और फॉल्स होने का मतलब कुछ ना कुछ तो बताएगा। अच्छा, क्या बताएगा, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ट्रू किस केस में होगी, यानी ए बड़ा होगा। किस केस में, अगर यहाँ पे आपका ट्रू बड़ा हो जाता है, यानी ए आपका क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तब ट्रू आएगा। और फॉल्स होने की कंडीशन में क्या आएगा, यानी कि ए छोटा होगा तभी फॉल्स हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, बी बड़ा है। देखिए यहाँ पे ट्रू होने का मतलब क्या बड़ा होगा, ए बड़ा होगा, और फॉल्स होने का मतलब क्या होगा, बी बड़ा होगा। तो हमको ये पता चल रहा है ट्रू और फॉल्स को चेक करने से कि अगर ट्रू है यानी ए ग्रेटर देन बी तो ए बड़ा होगा, इसीलिए कंडीशन ट्रू हुई। अगर ए छोटा होगा तो कंडीशन फॉल्स हुई, यानी कि बी बड़ा है। तो ये बात पता चल गई। अब यहाँ पे ए और बी को मिलने के बाद मैं, देखिए अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए आपका क्या है, बड़ा था। तो बी तो क्या हो गया, अभी बाहर हो चुका है, तभी तो हम ट्रू वाले में आए। तो मैं चेक कराऊंगा क्या ए बड़ा है सी से भी, ये चेक कर लेते हैं। और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो हम देखते हैं कि ए तो क्या हो गया, छोटा हो गया। तो मैं चेक कराऊंगा इधर फॉल्स वाले में कि क्या बी बड़ा है सी से। ठीक है, ये दो कंडीशन बन गई। अब देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे इसका ट्रू होने का और फॉल्स होने का मतलब क्या आएगा, अगर ये ट्रू होती है ये कंडीशन, ठीक है ध्यान से, तो इसका मतलब कि ए बड़ा है। अब हमको पता चल गया कि ए आपका क्या है, बड़ा है। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये समझिएगा कि क्या है आपका, फॉल्स किस कंडीशन में होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है मतलब ए ग्रेटर देन सी, तो इसका मतलब ए छोटा है तभी तो फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी बड़ा है। ठीक है, अच्छा इधर कंपेयर करते हैं। अगर इधर कंडीशन आपकी ट्रू होती है तो ट्रू होने का मतलब क्या होगा कि बी बड़ा है, तभी तो ट्रू हुई ना, बी बड़ा होगा सी से, तो यहाँ पे बी। अब फॉल्स के इस कंडीशन में अगर बी छोटा होगा, तो बी अगर छोटा होगा तो मतलब क्या होगा, मतलब सी आपका क्या होगा, आपका बड़ा होगा। तो ये लॉजिक आपको समझ में, मतलब ए और बी को कंपेयर किया, कंडीशन ट्रू हुई, तो फिर मैं कंपेयर करूंगा ए और सी को। ठीक है, बी को भूल जाइए, बी से अब कोई लेने देना नहीं है। ए सी को कंपेयर करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ए बड़ा है, नहीं तो सी बड़ा है। और दूसरी बात, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर यहाँ पे जाएंगे बी और सी को कंपेयर करेंगे। ए आपका क्या हो गया, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये बाहर हो चुका है। फिर मैं बी सी को कंपेयर करूंगा, बी में और सी में कंपेयर होने के बाद अगर कंडीशन ट्रू आई तो इसका मतलब बी बड़ा होगा, अगर कंडीशन फेल हो गई मतलब सी बड़ा होगा। तो यहाँ पे इसको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, इसको लिख देंगे इफ में, इसको कहाँ पे लिखेंगे, इफ वाले पार्ट में लिखेंगे, और इसको हम करेंगे नेस्टिंग। ठीक है, अब कैसे करना है, इसके लिए चलते हैं प्रोग्राम पे। तो लॉजिक हमको समझ में आ गया, अब मैं केवल इसको बनाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ ए बड़ा है बी से, कंपेयर हो जाए। कंपेयर होने के बाद, ठीक है, कंपेयर होने के बाद क्या काम करना है, ये मैं इसकी पहले बॉडी बना देता हूँ।
ये किसकी बॉडी है? ये इफ की। चलिए देखते हैं। कंपेयर होने के बाद अगर ये ब्लॉक चलता है, ब्लॉक आपका चलता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इस ब्लॉक के आने का मतलब कि बी छोटा है। तो मैं यहाँ पे सिंपली चेक कराता हूँ, सिंपली मैं चेक कराना चाहता हूँ कि क्या यदि मतलब ए बड़ा है सी से, ये चेक करो। अगर ये सही है तो प्रिंट कर दो क्या, वाला प्रिंट लिखा है ना, इसी को यूज कर लेते हैं। ठीक है, प्रिंट कर दो। और अगर कंडीशन फेल्स हो गई तो मतलब क्या बड़ा होगा? फिर सी बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एल्स प्रिंट %d और इसका मतलब सी बड़ा है। ठीक है, ये काम हो गया आपका। फिर आपने यहाँ पे देखा ये आपका बन गया ए ग्रेटर देन बी। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो मतलब बी बाहर हो चुका है। मैं केवल चेक कर रहा हूँ ए और सी को। अगर ए आपका बड़ा होगा तो ये प्रिंट चल जाएगा, नहीं तो आपका सी चल जाएगा। अगर ये कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो इल्स वाले में आ जाएंगे। ठीक है, और इल्स वाले में आने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा फिर से इफ इल्स। तो हमने देखिए नेस्टिंग की, हमने फिर चेक किया कि अब ए तो बाहर है इसीलिए इल्स वाले पार्ट में आए, और इल्स में आने के बाद हमने चेक किया कि क्या बी बड़ा है सी से। अगर बी बड़ा है तो प्रिंट किया बी, नहीं तो प्रिंट किया सी। ये प्रोग्राम आपका बहुत स्मार्टली काम करेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 8 9 66 इज बड़ी, और अगर हम मान लीजिए यहाँ पे लिखा 55 98 6 तो 98 बड़ा है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि तीन नंबर इक्वल इंटर कर दें 5 5 एंड 5 तब भी एक ही चलेगा। अब यहाँ पे एक्शन स्टेटमेंट कितने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर लॉजिकली मैं बात करूँगा, ये पूरा का पूरा 1 एक्शन स्टेटमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा नेस्टिंग करना। इस तरह से नेस्टिंग करके आप यूज कर सकते हैं। आप देखिए कंप्यूटर्स को कितने एफर्ट्स लग रहे हैं इसको सॉल्व करने के। पहला एफर्ट्स लगेगा ए और बी, कंपेयर किया, कंडीशन मान लीजिए ट्रू हो जाती है तो पहला एफर्ट्स यहाँ पे चलेगा, और फिर क्या करेगा, ए और सी को कंपेयर करेगा। तो दो कंपेयर हुआ और रिजल्ट आपके सामने आ गया, देखिए ध्यान से। फिर एल्स में तो जाना ही नहीं है, पहले ए और बी चेक हुआ, अगर ए बड़ा होगा तो फिर ए और सी को चेक किया, तब भी कंडीशन ट्रू हो गई मान लीजिए, तो ये प्रिंटअप चला, काम समाप्त हो गया। तो दो एफर्ट्स में तीन नंबर्स में से पहला नंबर हमको फाइंड आउट हो रहा था। और इसके पहले में आप प्रोग्राम देखिए तो कितने एफर्ट्स लग रहे थे। तो ये हो गया आपका स्मार्टली एक प्रोग्राम बन गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेस्टिंग करना। अच्छा, तो हम इसको कुछ और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो इसके पहले हमने जहाँ पे देखा था नेस्टिंग, तो हमने देख ली नेस्टिंग करना। हमने कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, क्या पढ़ा था? कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में। अब कंडीशनल ऑपरेटर्स यहाँ पे हमने पढ़ा था, और अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप उसको दोबारा देख सकते हैं। मैं कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करता हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे इसको मैं कंडीशनल ऑपरेटर्स में चेंज करना, तो कंडीशनल ऑपरेटर्स में क्या होता है, आपका एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 3 तीनों चीज़ें लिखी जाती हैं। तो जहाँ पे आपने लिखा है एक्सप्रेशन 1 लिखना है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सप्रेशन 1। ठीक है, एक्सप्रेशन 1 लिख दिया गया, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सप्रेशन 2 लिखता हूँ। ये आपका क्या हो गया, एक्सप्रेशन 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद सेमी कोलन हटा दीजिए। तो इल्स वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, ये तो है ना, इल्स वाला पार्ट हटा देते हैं। अब इल्स को हटा देंगे और मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्सप्रेशन 3। ठीक है, ये प्रोग्राम आपका चल गया। देखिए अब दोबारा चला के देखते हैं। मैंने लिखा 5 6 9, तो 9 आ रहा है। ठीक है, स्मार्टली काम कर रहा है। तो क्या हम इस इफ एल्स को भी कंडीशनल ऑपरेटर में चेंज कर सकते हैं? जी हाँ। कैसे? अब यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 लिखना है, इफ को हटा दीजिए, यहाँ पे हम लोग इसको लगा देते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन 1 लगा दिया,
उसके बाद एक्सप्रेशन 2 जहाँ पे लिखना है वहाँ पे ये प्रिंटअप लिख दीजिए। ये लग गया आपका प्रिंटअप। और अभी सेमीकोलन नहीं लगे, यहाँ पे क्या लगाना है, कॉलन। अब तीसरा जो हम लोग एक्सप्रेशन लिखना है वो इल्स की जगह पे लिख देते हैं, तो इल्स को हटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका बन गया इफ एल्स। अब देखिए ध्यान से, चलाएंगे प्रोग्राम। हमने एंटर किया 8 9 55, देखिए 55 आ रहा है। ठीक है, दोबारा चला के देखें। मैंने लिखा 50 88 60, 88 आ रहा है। अच्छा, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो इफ एल्स सेल्स है, इसमें कुल मिला के कितने एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट है। देखिए, इसमें ये पहला एक्सप्रेशन, ठीक है, ये आपका क्या है, पहला एक्सप्रेशन। और उसके बाद यहाँ पे ये आपका क्या है, दूसरा एक्सप्रेशन। और ये आपका क्या है, तीसरा एक्सप्रेशन। कंडीशनल ऑपरेटर में तो ऐसे ही करते हैं ना। तो हम इसको थोड़ा और स्मार्टली लिख सकते हैं क्या। ठीक है, इतना स्मार्ट तो कर दिया, थोड़ा और स्मार्ट कैसे लिख सकते हैं। तो जी हाँ, फिर आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे आपने इफ लिखा है इसको बोलेंगे हम एक्सप्रेशन 1 है। एक्सप्रेशन 1 को हमने ऐसे लिख दिया, एक्सप्रेशन 1 हो गया। अब उसके बाद एक्सप्रेशन 2 कहाँ पे लिखा है, एक्सप्रेशन 2 आपने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एक्सप्रेशन 2 आपका लिखा हुआ है। अब एक्सप्रेशन आपको 3 कहाँ पे लिखना है, ये वाला एक्सप्रेशन यानी इल्स वाला आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे। ये थोड़ा हॉरिजेंटली आपको प्रोग्राम बड़ा जरूर हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी ये ऐसे ही काम करेगा। चलिए इसको चला के देखते हैं अभी। अच्छा, अनएक्सपेक्टेड, हाँ इसको हटा देना, अभी बॉडी थोड़ी बनानी है हमको। अभी प्रोग्राम सक्सेसफुली है, चलिए देखते हैं एंटर करके। 55 65 99, तो 99 आ रहा है। ठीक है, अगर मैंने लिखा 5 66 32, तो 66 आ रहा है। तो ये हमने देखा कि हम कंडीशनल ऑपरेटर में इसको चेंज कर सकते हैं। बड़ा जरूर हो गया है हॉरिजेंटली, पर ये परफेक्ट काम कर रहा है। एक ही लाइन में हमने इसको लिख दिया पूरा पूरा। अच्छा, तो क्या हम इसको थोड़ा और स्मार्ट तरीके से लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये आपका है एक्सप्रेशन 1। अच्छा, एक्सप्रेशन 1 है, तो क्या काम करना है, यहाँ पे आ जाते हैं और इसको हटा देते हैं। इसलिए जहाँ जहाँ प्रिंटअप लिखा है, जिस जो वैल्यू आप प्रिंट करना चाहते हैं उसकी जगह पे केवल उसकी वैल्यू लिखिए। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन 1 आ गया। अब इसको हम सी को प्रिंट नहीं करना चाहते, डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका सी आ गया। ठीक है, और इसको हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए, जहाँ जहाँ प्रिंटअप है, जो वैल्यू आप प्रिंट कराना चाह रहे थे उसको आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, यहाँ पे सी की वैल्यू प्रिंट हो रही थी, तो यहाँ पे आपको सी लिखना है। अब देखिए, अभी देखने में तो कॉम्प्लिकेटेड लिख रहा है, लेकिन इसका एक ही रिजल्ट आएगा। देखिए, जो पहला है स्टेटमेंट ए ग्रेटर देन बी, इसका ट्रू वाला पार्ट क्या है, ये एक्सप्रेशन का, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसका एक्सप्रेशन 3 कहाँ से है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अगर आप इसे समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। अगर इसका रिजल्ट आता है ट्रू यानी ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ से यहाँ तक ये पहला एक्सप्रेशन आपका चल जाएगा। पहले एक्सप्रेशन में क्या लिखा है कि ए ग्रेटर देन सी, एक आपका सी से बड़ा है तो सिलेक्ट हो जाएगा ए, नहीं तो सी। अगर कंडीशन वहाँ पे फेल्स हो जाती तो ये वाला पार्ट चल रहा होता। एक्सप्रेशन 3 में क्या चेक होता कि बी ग्रेटर देन सी है, क्वेश्चन मार्क, बी को सिलेक्ट करना ही तो सी। और इसको हम लिख देते हैं प्रिंट ऑफ। ठीक है, \new %d, और इसका जो भी रिजल्ट आए वो आपको प्रिंट कर देना। ठीक है, अभी चला के देखते हैं। 55 लिखा, 66 लिखा, 98 लिखा, 98 आ रहा है। ठीक है, 45 55 33,
55 आ रहा है। तो ये हमने देखा कि हम 3 नंबर का कैसे हम नेस्टेड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर को नेस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? नेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये 3 नंबर्स में से बड़ा नंबर्स फाइंड आउट करने का प्रोग्राम आपका बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से हमने इफ और एल्स को इम्प्लीमेंट किया। इस तरह से आप यहाँ पे इफ और एल्स को जिस तरह से चाहें नेस्टेड कर सकते हैं। नेस्टेड का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अगर इसको आप लोग ऐसे बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है आपका? ठीक है, प्रिंटअप लिखा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप लोग, जैसे मैंने पहले बताया था। एक तरीका तो ये हो गया आपका। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इफ एल्स में, जैसे कि नेस्टेड में होता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको? जैसे अब दोबारा मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ इफ एल्स में। अब दोबारा कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, सबसे पहले आपने इसको लिखा, इसको चेंज किया, इफ में रख दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसको इफ एल्स में चेंज करते हैं, इसमें एल्स लिख दीजिए। यहाँ पे ए ग्रेटर देन क्वेश्चन मार्क लगा है, यहाँ पे आप दोबारा इफ लिख दीजिए। ठीक है, ये बन गया इफ। एल्स वाले पार्ट में आ जाइए आप। ठीक है, तो यहाँ पे एल्स लिख देते हैं एक्सप्रेशन 3 को। एक्सप्रेशन 1 पे यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं? इफ लिख देते हैं। तो ये आपका बन गया नेक्स्ट स्टेप। तो ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कैसे स्मार्टली इस प्रोग्राम को कितना बनाया है। ठीक है, तो शायद आपको यहाँ पे इफ एल्स का मतलब समझ में आ गया होगा और आप ये प्रोग्राम नोट डाउन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप बनाना चाहते हैं तो 3 नंबर में से छोटा नंबर प्रोग्राम बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? सिंपली जहाँ पे ग्रेटर देन लगा है वहाँ पे लेस देन लगा दीजिए। ठीक है, जहाँ जहाँ ग्रेटर देन लगा था वहाँ पे आपको क्या लगा देना है? लेस देन लगा देना है। तो ये बात आपको यहाँ पे देखनी है। अब क्या हो जाएगा? अब 3 नंबर में से जो छोटा नंबर होगा वो आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। जैसे 55, 66, 32। देखिए 32 सबसे छोटा नंबर आ गया। तो आई होप आपको यहाँ पे इफ और एल्स ये नेस्टिंग करना समझ में आ गया होगा। इसके लिए आप बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर इफ एल्स की नेस्टिंग करना सीख लिया, प्लस कंडीशनल ऑपरेटर का एक बार दोबारा यूज देख लिया। तो अगर ये आपको समझ में आया है या आपके तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं कुछ समझ में नहीं आया तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं और इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन मिले वो आपको मिल जाए। इसके अलावा मेरी वेबसाइट है www.mysurgeonline.com, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। ये सभी वीडियोस आपको एक सीक्वेंस के अंदर मिलने वाले हैं। मेरा फेसबुक पेज है, फेसबुक पे माई सर्जी ऑनलाइन माई क्लास के नाम से बना हुआ है, उस पर आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन में आपको मिल जाएगी। तो मेरी रिकमेंडेशन है आपसे कि ये वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और जितने ज़्यादा लोगों तक ये शेयर होगी उतने ज़्यादा लोगों को यहाँ पे इस वीडियो से आपका फ़ायदा हो सकता है। अगर आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो किसी दूसरे का भी कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुँचाएँ, अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सअप, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं वहाँ तक शेयर करें। तो आज के लिए थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो या ई-फिल्स के बारे में कोई भी डाउट्स है या आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।